बेटा आज हम 31st चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज अवर 16th लेक्चर। और ये जो चैप्टर 31st है ये फैराडेज लॉ के को डिस्कस किया हुआ है इस चैप्टर में कि फैराडेज लॉ क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, जो पहले हमने अभी तक मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा, उसमें हम ये देख रहे थे कि अगर कोई मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है या चार्ज मूव करता है जब, तो उसका इन्फ्लुएंस दूसरे मूविंग चार्जेस के ऊपर क्या होता है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। और फिर हमने एट द एंड ऑफ लास्ट चैप्टर हमने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या चीज और हम इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड कैसे करना था, हम डिफरेंट प्लेन्स लेते थे और देखते थे कि उस प्लेन में से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा था। 5B हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, उसी को फ्लक्स को यूज किया था फैराडे ने, और उसने एक हमें रिलेशन बता दिया कि जब अगर चेंज हो रहा हो फ्लक्स तो वो किसके बराबर होगा, या उससे उससे एक नई चीज उसने फाइंड की जिसे हम EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, कि जब फ्लक्स किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कंडक्टर के अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ऐसे कह लें करंट इंड्यूस हो जाता है। और वो करंट क्योंकि फ्लो करता है ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल को हम EMF भी कहते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो कैसे मतलब हाउ एन EMF कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये हम बात कर रहे थे। फैराडे ने भी यही एक्सपेरिमेंट से ये बात फाइंड की कि कैसे EMF जो इंड्यूस होती है ड्यू टू मोशन या ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और वो EMF किस तरह इंड्यूस होती है। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक करंट लूप, हमारे पास एक कंडक्टर का बना हुआ लूप है, मतलब एक तार का बना हुआ लूप है, जिस तरह ये फिगर A में दिखाया हुआ है कि, और उस कंडक्टर को, मतलब उस तार को आपने कनेक्ट किया हुआ है एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड एमीटर के साथ। ठीक है, और आप उसके साथ आपने क्या किया है कि आपने एक परमानेंट मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक बार ली हुई है। वही बात है, मैग्नेटिक बार की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है के नॉर्थ से एमिट होके साउथ में से गुजरती हैं। ठीक है, तो जब आप ये बात इस कोर्स के स्टार्ट में हमने पढ़ी थी कि जब मतलब जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में से, तो जिस तरह ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था कि जब किसी तार में से करंट फ्लो करता है दैट डिफ्लेक्ट्स द मैग्नेटिक नीडल, मतलब कि जब करंट किसी वायर में फ्लो करेगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी जो कि इन्फ्लुएंस करेगा साथ पड़े हुए मैग्नेट के ऊपर, मतलब उसका एक असर होगा, उसके ऊपर एक कुव्वत लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसके बरअक्स इसके उलट हमने ये भी पढ़ा था कि जब क्या कहते हैं कि जब एक मैग्नेट को हम मूव करेंगे, मैग्नेट को हम अगर एक मोशन देंगे तो क्या होगा, साथ पड़े हुए कंडक्टर के अंदर भी चार्ज पैदा हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए ये मैं बता रहा था कि आपने क्या किया हुआ है, एक कंडक्टर को एक स्लिट समझ लें या मैग्नेटिक बार को आपने पकड़ा हुआ है और आप उसको इस लूप के साथ के करीब मूव करते हैं। जब आप मूव करते हैं तो क्या होता है, ये एमीटर कोई एक वैल्यू शो करता है। ये डिपेंड करता है कि आप उस लूप की तरफ जा रहे हैं या उस लूप से दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये नेगेटिव निशान उसको शो करता है। अब
नेक्स्ट आपने क्या किया, वो आपने व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी, जब आपने इस मैग्नेट को स्टेशनरी कर लिया, ये मैग्नेटिक लाइंस है जो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बता रही हैं कि इस लूप में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जब आप मूव करेंगे तो क्या होगा, ये फ्लक्स चेंज होगा, मतलब जो जो नंबर ऑफ लाइंस इस लूप में से पास हो रही हैं वो कम या ज्यादा होंगे। जब वो कम या ज्यादा होंगे मतलब फ्लक्स जब चेंज होगा तो क्या होगा, इस सर्किट में करंट पैदा होगा। ठीक है, और जब स्टेशनरी होगा तो आपने अगेन देखा कि वो वैल्यूज जो है वो 0 0 0 शो हो रही हैं। इसी तरह जब आप दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इस बार मैग्नेट को मूव करेंगे तो भी एमीटर एक वैल्यू शो करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि आप अवे जा रहे हैं, आप मतलब जो पहले आपकी डायरेक्शन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि जब आप एक मैग्नेट को लूप की तरफ मूव करते हैं तो एमीटर एक नॉन जीरो वैल्यू देता है, और फिर जब उसको आप रोक लेते हैं बार मैग्नेट को, स्टेशनरी होता है, तो वो फिर एमीटर जो है वो जीरो वैल्यू शो करता है। इसी तरह जब आप दूसरी डायरेक्शन में आप मूव करेंगे बार मैग्नेट को तो भी एमीटर एक नॉन जीरो वैल्यू देगा, और उसकी अगर पहले नेगेटिव थी तो आप पॉजिटिव होंगे। फाइनली हम क्या देखते हैं कि व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी एंड द लूप इज मूव्ड इधर इधर टूवर्ड और अवे फ्रॉम इट, द रीडिंग चेंजेस फ्रॉम जीरो। ठीक है, इसका क्या मतलब कि आप मैग्नेट को मूव करें या आप उस लूप को मूव करें तो भी जो एमीटर है वो एक वैल्यू शो करेगा, आपको नॉन जीरो वैल्यू शो करेगा, यानी वो वैल्यू जीरो से चेंज हो जाएगी। इन ऑब्जर्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लूप डिटेक्ट्स दैट द मैग्नेट इज मूविंग रिलेटिव टू दिस, और हम इसको रिलेट करेंगे कि ये डिटेक्शन टू अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है, चेंज इन मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है या मैग्नेटिक आप कह लें कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो उस लूप में चेंज हुआ है उसके साथ हम इसको रिलेट करेंगे। इसलिए ये इट सीम्स दैट a relationship must exist between a current and a change in magnetic field। ठीक है, तो ये क्या, इस रिजल्ट से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं दीज आर रिमार्केबल। क्यों? क्योंकि अ करंट इज सेट अप इवन दो नो बैटरीज आर प्रेजेंट इन द सर्किट। ये पिछली फिगर में देखिए कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है तो भी करंट फ्लो कर रहा है, मतलब एमीटर एक वैल्यू कोई एक वैल्यू शो कर रहा है। तो इस वजह से ये बड़े रिमार्केबल रिजल्ट्स थे जो कि माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किए। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि द करंट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप ड्यू टू इट्स मोशन रिलेटिव टू अ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये जो करंट इसमें जो शो हुआ, मतलब इस सर्किट में जो प्रोड्यूस हुआ, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। वो क्यों पैदा हो रहा है? ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, आप मैग्नेट की मोशन भी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं दैट इज रिलेटिव मोशन, मतलब सर्किट मूव करे या फिर मैग्नेट मूव करे। ठीक है, तो फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो देखते हैं। फैराडे ने क्या किया कि उसने ऐसे किया कि एक प्राइमरी कॉइल ली। कॉइल क्या थी कि एक वायर रैप की हुई थी आयरन कॉइल के ऊपर, और एक दूसरी कॉइल जिसे सेकेंडरी कॉइल कहा हुआ वो कुछ फासले के ऊपर वो भी रैप की हुई थी, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये आपने ये सोचना है। और ये जो प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल के साथ एक स्विच लगा दिया और इसके बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और दूसरी जो कॉइल है उसके दोनों एंड्स एमीटर में लगा दिए। ये फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया। और क्या किया, जब ये स्विच ऑन, मतलब स्विच ऑन का मतलब जब आप इस सर्किट को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे इस एमीटर के ऊपर कोई वैल्यू शो होती थी, करंट मतलब करंट की कोई वैल्यू शो होती थी सेकेंडरी कॉइल में। तो ये किस वजह से
किस वजह से यहाँ पे करंट की कोई वैल्यू शो हो रही है, दैट इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल 1। ठीक है, ऑल्दो इसके साथ कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों कॉइल्स आपस में कनेक्ट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, तो भी एक यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाता था। इस बेस पे जो ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं यहाँ पे मैंने लिखी भी हैं ताकि आप ये पढ़ भी सके। तो क्या इसकी बेस पे उसने क्या किया कि एक रिलेशन हमें बताया, वो रिलेशन ये दोबारा मैंने वही फिगर से लगाई हैं ताकि आपको पता चल सके कि इन फिगर, ये पहली फिगर में और दूसरी फिगर में एक कॉमन बात है। कॉमन बात क्या है भला, कि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। दोनों के मैग्नेटिक दोनों सर्किट्स में मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से जो है EMF इंड्यूस होती है in a loop when the magnetic flux through the loop changes with time. This EMF is directly proportional to the time rate of change of the magnetic flux through the loop. इसको मैथमेटिकली फैराडे ने इस तरह लिखा कि जो EMF इंड्यूस्ड EMF को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू -d∅b/dt। और जो इसको हम ये वाली जो इक्वेशन 1 है, इसको मैंने दोबारा अगले सफे पे लिखा है कि दिस इज EMF इज इक्वल टू -d∅b जो है यहाँ पे 5b हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि 5b इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये 5b जो है ये हम पढ़ चुके हैं कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल b.da। da क्या चीज था, एरिया था उस लूप का, जिस लूप उस प्लेन का एरिया समझे जिसमें से हम वो फ्लक्स देखना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड डॉट वो एरिया जिस वो प्लेन का एरिया जिस प्लेन में से हम मैग्नेटिक फ्लक्स देखना चाह रहे हैं। ठीक है, हम ये कि अगर ये तो हम एक लूप की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ लूप्स हों, सिमिलर हों और एक ही सीक्वेंस में हों, देन दे आर क्या कहेंगे कि वो एक तरतीब में होंगे और उनका फ्लक्स जो है वो सॉरी फ्लक्स की कह रहा हूं, उन सब में जो EMF इंड्यूस होगी दैट विल बी n टाइम्स, इसलिए हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि जो ये सारे के सारे लूप्स एक सीरीज में है, सो देयर EMF विल एड अप। इस वजह से जो टोटल इंड्यूस्ड EMF है दैट विल बी इक्वल टू -d∅b/dt के बराबर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन किस वजह से कि इंड्यूस्ड करंट जो है दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, और इस वजह से ये नेगेटिव का साइन है। लेकिन इसकी डिटेल जो है यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि विल बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 31.3। ये एक लेक्चर के बाद हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आगे ये सपोज किया हुआ है, हम अगर EMF को की फाइंड करना चाहें, मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे। हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लूप रखेंगे, ठीक है, और इस लूप में से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो देखेंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ, इस प्लेन के नॉर्मल के साथ जो एंगल क्या बना रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम एक लूप सपोज कर रहे हैं जिसका एरिया से हमें एरिया चाहिए ना, ये पीछे जो इक्वेशन हमने पढ़ी है d.da, मतलब हमें फ्लक्स फाइंड करना है। 5b फाइंड करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे एरिया के साथ। एरिया मतलब उस प्लेन का एरिया, इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो क्या होगा भला, इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन के अंदर ये लूप है। तो वो एंगल क्या बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इस तरह हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसे हम लिख सकते हैं EMF इज इक्वल टू -d∅ की जगह पे BA कोसाइन ऑफ थीटा लिखा, यानी b.da को हमने BA कोसाइन ऑफ थीटा लिख लिया, जब ये एंगल थीटा बना रहा है।
ठीक है। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी सी दैट एन EMF कैन बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो वो कौन कौन से वेज हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है EMF इंड्यूस हो सकती है। फर्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैन चेंज विद टाइम। उस वक्त EMF इंड्यूस होगी जब इस इक्वेशन को देख ले, यानी हमारी इक्वेशन है EMF इज इक्वल टू माइनस डी और डी टी। चेंज क्या, टाइम के साथ क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, बी चेंज हो जाए तो इंड्यूस होगा EMF, एरिया चेंज हो तो EMF इंड्यूस होगी, या फिर एंगल चेंज हो तो भी EMF इंड्यूस होगी। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैन चेंज विद टाइम, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप कैन चेंज विद टाइम, the angle theta between B and the normal to the loop can change with time। यानी इनमें से कोई भी चीज चेंज होगी तो EMF इंड्यूस होगी। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव कैन अकर। हाँ, व्हेन B और A दोनों आपस में दोनों इकट्ठे चेंज हो जाए, A और थीटा दोनों इकट्ठे चेंज हो जाए, B और थीटा दोनों इकट्ठे चेंज हो जाए, तो भी मैग्नेटिक तो भी EMF इंड्यूस होगी, मतलब करंट पैदा हो जाएगा इस लूप के अंदर जो कि कनेक्टेड नहीं है बैटरी के साथ, तो भी EMF इंड्यूस हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हाँ, ये मिड में इंक्लूड होगा, क्यों नहीं होगा, मिड में ये शामिल होगा। कोई एक बच्चा वो सेंड कर दे मुझे अपने ईमेल एड्रेस, तो मैं ये स्लाइड्स शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, एक GR कर दे और एक CR कर दे अपना ईमेल, मैं ये स्लाइड सेंड कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। कोई टॉपिक भी सेकंड ईयर की किताब से नहीं करना, इसी किताब से करना। ये क्या बात हुई, अब बड़े हो गए हो। ओके, इस तरह बेटा करें कि एक CR और GR अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर दे, मैं अभी सेंड करता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। लेक्चर कम शाम नहीं होंगे, बस जितना पढ़ाया सही है। ओके, अल्लाह हाफिज।